आपके इस चैनल पर अब तक समाज मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, मूलभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, पर्यावरण मनोविज्ञान, निर्देशन एवं परामर्शन, शोध अनुसंधान, सांख्यिकी, मनोविज्ञान प्रैक्टिकल, सकारात्मक मनोविज्ञान और एक नया पेपर को कैलकुलर से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी एवं मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड है। आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंटल एटीट्यूड, जो कि इन्वायरमेंट साइकोलॉजी से रिलेटेड है। इन्वायरमेंट साइकोलॉजी का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 2-3 वीडियोस उसमें और बचे हैं जिनको हम कवर करेंगे और उनका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले अब तक इन्वायरमेंट साइकोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी कुछ वीडियो चैनल पर हैं जिनका प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बात करना है पर्यावरणीय अभिवृत्ति या पर्यावरणीय मनोवृत्ति की, तो उससे पहले हम ये जान लें कि मनोवृत्ति क्या है। मनोवृत्ति, जिसे हम अभिवृत्ति के नाम से भी जानते हैं, और ये एटीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट है जो एटीट्यूड वर्ड आप यूज़ करते हैं। हम लोग एटीट्यूड वर्ड यूज़ करते हैं अहंकार के लिए, घमंड के लिए, बट यहाँ पर ये एटीट्यूड अहंकार या घमंड की बात नहीं कर रहा है। ये हमारे पर्सपेक्टिव की बात कर रहा है, हमारे दृष्टिकोण की बात कर रहा है, या हमारे मनोदशा की बात करता है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, किसी दूसरी वस्तु के बारे में, किसी घटना के बारे में जो भी अपनी धारणाएं रखते हैं, वो धारणाएं पॉजिटिव भी हो सकती हैं और वो धारणाएं निगेटिव भी हो सकती हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? एटीट्यूड कहते हैं, या अभिवृत्ति या मनोवृत्ति भी कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर देखें, प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण में व्याप्त बाह्य तथ्यों, वस्तुओं, घटनाओं तथा विचारों के प्रति कुछ निश्चित धारणाएं विकसित करता है। इन धारणाओं के आधार पर तथ्यों के संबंध में सकारात्मक व नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं। मतलब आपने बाहर कुछ भी देखा, चाहे कोई घटना देखी, चाहे कोई वस्तु देखा, तो उनके प्रति आपके अंदर सकारात्मक या नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं, और यही जो भाव हैं इसे ही हम क्या कहते हैं? मनोभाव या मनोवृत्ति कहते हैं। अब इन धारणाओं के कारण ही व्यक्ति क्या करता है? बाह्य पदार्थों, घटनाओं, पर्यावरण, विचारों, व्यक्तियों, पशुओं, पक्षियों, धर्म, जाति के प्रति अपनी पसंदगी और नापसंदगी को जाहिर करता है। मतलब जो आपके अगर सकारात्मक भाव आपके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप वहाँ पर पसंदगी का व्यवहार दिखाएंगे। अगर आपके अंदर नकारात्मक भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो आप उस चीज़ के प्रति नापसंदगी का भाव दिखाएंगे। तो क्या बताया गया कि इन्हीं धारणाओं को ही हम क्या कहते हैं? अभिवृत्ति या मनोवृत्ति के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया इतना? इसमें मेन पॉइंट क्या है अगर आप समझें तो मेन पॉइंट बस इतना है कि मनोवृत्ति या अभिवृत्ति क्या है? किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति, किसी दूसरी समाज के प्रति, किसी वस्तु के प्रति या किसी घटना के प्रति जो हमारे अंदर भाव होते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, उनको ही कहते हैं, क्या कहते हैं? मनोवृत्ति कहते हैं। और ये भाव, ये विचार नकारात्मक भी हो सकते हैं और सकारात्मक भी हो सकते हैं। इसीलिए हमारा एटीट्यूड कभी पॉजिटिव होता है और कभी निगेटिव होता है। अब इसकी कुछ विशेषताओं की बात कर लें तो विशेषताएं हमेशा जो आपने डेफिनीशन पढ़ा या जो आपने नेचर पढ़ा उसी में से कुछ पॉइंट्स को लेकर बनाई जाती हैं। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अभिवृत्तियां जन्मजात नहीं होती हैं बल्कि अर्जित होती हैं। सही बात बताई जा रही है कि जो हमारी मनोदशा होती है वो अर्जित होती है। हम जिस परिवार में, जिस समाज में रहते हैं, उस समाज के लोग की कैसी मनोदशा है वैसी ही हमारी मनोदशा भी हो जाती है, क्योंकि हम उन चीज़ को सीख लेते हैं। जैसे
अगर कोई पर्सन हिंदू परिवार में पैदा होता है तो उसके लिए गाय एक पूजनीय पशु या जानवर माना जाएगा। लेकिन वही अगर एक पर्सन मुस्लिम परिवार में है तो उसके लिए वो उतना धार्मिक दृष्टि से नहीं उसकी मान्यता है, मतलब वो उस तरीके से उसको नहीं देखते हैं। तो ये चीज़ें कहाँ से मिली? ये पैदा होती ही तो उसके अंदर आई नहीं थी। उसने अपने आसपास अपने परिवार में ये चीज़ें देखी और उनके प्रति इन चीज़ों को सीख लिया। जैसे अभी एक बच्चा जो इंडिया में पैदा हो रहा है उसकी पाकिस्तान के प्रति जो या चाइना के प्रति जो मनोवृत्ति है वो एक नकारात्मक मनोवृत्ति है। क्यों? क्योंकि हम अपने आसपास में उन चीज़ों को देख रहे हैं और सेम चीज़ वहाँ के लोगों की भी है, पाकिस्तान के लोग की भी है। आप देखते हैं जब भी मैच होता है तो वो लोग चाहते हैं कि चाहे वर्ल्ड कप हार जाए लेकिन भारत से मैच जीत जाए। तो ये चीज़ें उन बच्चों ने भी सीखा है और यहाँ के बच्चों ने भी सीखा है। नेक्स्ट क्या है? अभिवृत्तियों में परिवर्तन संभव है। यहाँ पर ये अभिवृत्तियाँ लिखी है, इसको अभिवृत्ति कर लेंगे। अभिवृत्तियों में परिवर्तन संभव होता है। हम अगर चाहें तो अभिवृत्तियों में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे एक पर्सन है, एक कोई टीचर है, अब उस टीचर के प्रति बच्चों की जो मनोवृत्ति है वो निगेटिव है कि ये टीचर तो बकवास करते हैं, ये टीचर तो पढ़ाते नहीं हैं, इधर उधर की बातें बताते रहते हैं। अब मान लीजिए वो टीचर क्या करे, उसको कहीं से ये बातें पता चल जाती हैं। अब वो क्या करे, वो क्लास में आए और क्लास में पूरे मन लगाकर फोकस होकर वो पढ़ाना स्टार्ट करे। वो पढ़ाए, बच्चों के डाउट्स को क्लियर करे और उनसे थोड़ा सा फ्रेंडली बिहेव रखे और सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करे। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो बच्चों की जो मनोवृत्ति थी पहले कि ये टीचर अच्छे नहीं हैं, पढ़ाते नहीं हैं, टाइम पास करते हैं, वो क्या हो जाएगी, वो धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएगी, परिवर्तन आ जाएगा उसमें। तो इसीलिए क्या कहा गया कि अभिवृत्ति में परिवर्तन संभव है और इसीलिए इनको हम परिवर्तनशील भी कहते हैं, या अभिवृत्तियां परिवर्तनशील भी हो सकती हैं। अब इसका क्षेत्र की बात करें तो अभिवृत्ति का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है। जाहिर सी बात है कि जहाँ जहाँ पे मनुष्य हैं वहाँ पे मनुष्य की मनोवृत्ति है और वहाँ पे मनुष्य का व्यवहार है, तो इसका क्षेत्र तो व्यापक होगा ही। और इसका क्षेत्र व्यापक होने के साथ साथ इसका मापन भी संभव है। अभिवृत्ति को हम माप भी सकते हैं। नेक्स्ट, अभिवृत्ति अभिवृत्तियां व्यवहार को दिशा प्रदान करती हैं। जैसी हमारी मनोवृत्ति होगी, जैसी हमारी अभिवृत्ति होगी, वैसे ही हम व्यवहार करेंगे। अगर किसी व्यक्ति के प्रति हमारी मनोवृत्ति सकारात्मक है तो हम उसके प्रति कैसा व्यवहार करेंगे, सकारात्मक व्यवहार करेंगे। जैसे अगर आपको कोई फ्रेंड आता है और आप उसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो आप उसको देखते ही खुश हो जाएंगे, उसे गले मिलेंगे, उसे बिठाएंगे। और अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप नहीं पसंद करते हैं तो वो जब आएगा तो आपका व्यवहार कैसा होगा, आपका व्यवहार दूसरी तरीके से होगा। आगे क्या बताया गया है, व्यक्ति में पाई जाने वाली अभिवृत्तियां न केवल उसकी विचारधारा तथा व्यवहार को प्रभावित करती हैं, बल्कि अभिवृत्ति द्वारा यह भी निर्धारित होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ किस प्रकार अंतःक्रिया करेगा, जो कि अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया। जैसी आपकी मनोवृत्ति या अभिवृत्ति होगी वैसे ही आप दूसरे के प्रति व्यवहार करेंगे। आगे बात करते हैं हम पर्यावरणीय अभिवृत्ति के बारे में, क्योंकि हमें मेन तो पर्यावरणीय अभिवृत्ति पढ़ना था, लेकिन उसके पहले अभिवृत्ति के बारे में जानना जरूरी था। अब होगा क्या, तो यहाँ पर मेनली पर्यावरणीय जो उद्दीपक है या पर्यावरणीय जो वस्तुएं हैं, परिस्थितियां हैं, उनके प्रति हमारी कैसी मनोवृत्ति है उसको देखा जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि पर्यावरणीय अभिवृत्ति व्यक्ति के भाव तथा दृष्टिकोण पर निर्भर होती है। व्यक्ति बाह्य वस्तु का जैसा प्रत्यक्षण करता है वैसी ही उसकी अभिवृत्ति निर्मित होती है। जैसे अगर कोई क्या है, वैद्य है, तो वैद्य के लिए नीम का पेड़ कैसा होगा, वो एक दवा के रूप में दिखाई देगा उसे, उसका
एक नीम के पेड़ के प्रति जो एटीट्यूड है वो सकारात्मक रहेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके यूज में है, वो उसका यूज करता है। जबकि वहीं पर अगर हम एक आम व्यक्ति की बात करें, एक सामान्य व्यक्ति की बात करें, तो उसके लिए नीम क्या है, नीम का पत्ता काफी कड़वा होता है और वो उतना उसको पसंद नहीं करता है जितना कि एक वैद्य करता है। उसी तरीके से जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि हिंदू धर्म में गाय को माता तथा पूजनीय माना गया है, जबकि वहीं पर जो डेयरी फार्म वाले होते हैं वो किसको मानते हैं, वो इसको एक सिर्फ दूध देने वाली मशीन के रूप में देखते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग चीजों के लिए हमारा अलग अलग दृष्टिकोण होता है और इसी प्रकार वस्तुओं, उद्दीपकों तथा घटनाओं के प्रति व्यक्ति की जो अभिवृत्ति है वो बदलती रहती है। अब ये कैसे बदलती है? तो जब तक हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति किसी चीज से होती रहती है तब तक उसके प्रति जो हमारी अभिवृत्ति होती है वो सकारात्मक होती है, और जब उसकी पूर्ति बंद हो जाती है तो फिर हमारी अभिवृत्ति उसके प्रति या तो तटस्थ रहती है, मतलब ना ही सकारात्मक ना ही नकारात्मक, और या फिर कई बार आगे चलकर वो नकारात्मक भी हो जाती है। अब अभिवृत्ति का निर्धारण कैसे होता है? तो अभिवृत्ति के जो निर्धारक हैं उनको यहाँ पर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है सांस्कृतिक कारक या सांस्कृतिक निर्धारक। तो जाहिर सी बात है, पर्सन जिस संस्कृति में रहेगा, जहाँ से बिलोंग करेगा, उस संस्कृति के प्रति उसकी जो अभिवृत्ति होगी वो सकारात्मक होगी, और दूसरे अभिवृत्ति पर्सन की जो संस्कृति है या दूसरी जो संस्कृति है उसके प्रति उसकी अभिवृत्ति या तो तटस्थ हो सकती है या नकारात्मक होगी। जैसे बताया गया है कि संस्कृति व्यक्तित्व के निर्माण तथा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। व्यक्तित्व निर्माण में भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भौतिक मतलब जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है, जैसे पेड़ पौधे, जंगल, ये सारी चीज़ें, और सामाजिक पर्यावरण जिस समाज में हम रह रहे हैं, तो ये दोनों ही हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। और इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जिस संस्कृति से संबंधित होता है उसका व्यवहार भी उसी के द्वारा निर्धारित होता है। जैसे मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ ये क्लास में कि एक लेडी है चाइनीज़, और वो अपने हस्बैंड के बारे में बताती है कि जो मेरा हस्बैंड है वो एकदम ड्रैगन की तरह है। तो अगर वो ये बता रही है कि ड्रैगन की तरह है, तो जो इंडिया के लोग हैं वो क्या समझेंगे? ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि वो बहुत खूंखार होगा, क्योंकि ड्रैगन क्या करता है, आग उगलता है, बहुत खतरनाक सा होता है। लेकिन चाइनीज़ क्या मानते हैं? चाइना में ड्रैगन को पूजनीय माना जाता है, वहाँ पर उसकी पूजा की जाती है। तो यानी वो क्या कहना चाह रही है कि उसका जो पति है वो पूजनीय है, वो बहुत उसके साथ अच्छा बिहेवियर करता है, वो ये कहना चाह रही है। तो यहाँ पर कल्चरल डिफरेंस होने के कारण उनकी एक ही ड्रैगन के प्रति मनोवृत्तियाँ अलग अलग हैं। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक भी कई बार अभिवृत्तियों का निर्धारण करते हैं। जैसे जिस चीज़ से हमें मानसिक तनाव, संघर्ष उत्पन्न हो रहा हो, उसके प्रति हमारी अभिवृत्ति क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। और जो हमें प्रसन्नता दे रहा हो, जिससे हमें खुशी की अनुभूति हो रही हो, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही हो, उसके प्रति हमारा जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट, परसेप्चुअल फैक्टर, प्रत्यक्षीकरण कारक। तो अभिवृत्तियों में हमारे संज्ञान में क्या होता है? जो हमारी थिंकिंग है, जैसे या हमारे इंटेलिजेंस हो गया, हमारी मेमोरी हो गया, हमारी लर्निंग हो गया, इनका भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। व्यक्ति उत्तेजनाओं का जिस रूप में प्रत्यक्षीकरण करता है, उसी रूप में उत्तेजना के प्रति वो भाव भी उत्पन्न होता है। मतलब हम किसी चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं, किसी चीज़ को अच्छे रूप में देख रहे हैं, तो उसके प्रति हमारे अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग डेवलप होगा। अगर हम उसे निगेटिव रूप में देख रहे हैं तो हमारे अंदर निगेटिव फीलिंग डेवलप होगा। तो ये बताया जा रहा है कि जिस रूप में हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं उसी रूप में हमारे अंदर उत्तेजना उत्पन्न होती है।
तत्पश्चात व्यक्ति की अभिवृत्ति का निर्धारण होता है। और इस दिशा में जो अध्ययन किए गए उनसे पता चला कि उद्दीपकों के संबंध में व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण जितना शुद्ध तथा स्पष्ट होता है, उसकी अभिवृत्ति भी उतनी ही शुद्ध तथा स्पष्ट होगी। नेक्स्ट, कार्यात्मक फंक्शनल डिटर्मिनेंट्स या कार्यात्मक निर्धारक। अब कार्यात्मक निर्धारक क्या होते हैं? तो कार्यात्मक निर्धारक अभिवृत्ति के निर्माण में सहायक होते हैं। जैसा व्यक्ति का स्वभाव होता है वैसे ही वो बाह्य तथ्यों के बारे में अपना दृष्टिकोण निश्चित करता है। जैसे यहाँ पर क्रेच और क्रेचफील्ड ने इनको स्पष्ट किया, यहाँ पर कारण होना चाहिए। इन कारणों को स्पष्ट करते हुए बताया कि जो आवश्यकताएं हैं, मांग है तथा संवेग है, ये कार्यात्मक निर्धारकों के अंतर्गत आते हैं। मतलब सेम चीज़ कहीं ना कहीं आप देखें तो हर जगह कुछ ना कुछ चीज़ें मैच कर रही हैं और वही चीज़ें बताई जा रही हैं। जैसे यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि अब जो हमारी आवश्यकताएं हैं, हमारी मांग है और हमारे जो संवेग हैं, ये क्या करते हैं? कार्यात्मक निर्धारक हैं अभिवृत्ति के, और ये अभिवृत्ति के विकास में सहायक सिद्ध होते हैं और इन्हीं के अनुसार अभिवृत्ति का निर्माण भी होता है। अब बात करते हैं अभिवृत्ति के मापन के बारे में कि अभिवृत्ति का हम मापन कैसे करते हैं। लेकिन कौन सी अभिवृत्ति का? पर्यावरणीय अभिवृत्ति का। वैसे अगर नॉर्मल हम जो एटीट्यूड का मेजरमेंट देखें जो सोशल साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है, तो सोशल साइकोलॉजी में अभिवृत्ति को मेजर करने के लिए वहाँ पर सबसे मेन दो टूल होते हैं। एक है आपका लिकर्ट स्केल और दूसरा थर्स्टन स्केल। लेकिन यहाँ पर पर्यावरणीय अभिवृत्ति का बात हो रही है, तो पर्यावरणीय अभिवृत्ति को देखते हैं व्यक्ति में पर्यावरण के प्रति अभिवृत्ति में कितना परिवर्तन हुआ, क्या परिवर्तन हुआ और किस मात्रा में परिवर्तन हुआ तथा किस दिशा में परिवर्तन हुआ। इन सब का मापन करने हमें अभिवृत्ति की दिशा का भी मापन करना पड़ेगा, मात्रा का, तीव्रता का, इन सब का मापन करना होगा। अब ये मापन होता कैसे है? तो अभिवृत्ति की स्थिरता का मापन करने के लिए सर्वे होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, साक्षात्कार होते हैं, उनको अवलोकन किया जाता है, मतलब ऑब्जर्व किया जाता है। इसके साथ साथ अभिवृत्ति परीक्षणों का, जैसे जो मैंने बताया, जैसे आपके लास्ट ईयर सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल था सोढ़ी एटीट्यूड स्केल, जो कि आपके चैनल पर अवेलेबल भी है। आप प्रैक्टिकल वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे साइकोलॉजी प्रैक्टिकल में, तो वहाँ पर आपको सोढ़ी एटीट्यूड स्केल मिल जाएगा। पर्यावरण अभिवृत्ति के मापन हेतु पिछले कई वर्षों में पर्यावरणविदों ने सकारात्मक कार्य किए हैं। कैसे कार्य किए? तो इन्होंने पर्यावरणीय गुणवत्ता के लिए पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण और प्रदूषण के प्रति दृष्टिकोण के मापन के क्षेत्रों में व्यक्तियों की अभिवृत्ति का मापने का प्रयास किया। मतलब लोगों की कैसी अभिवृत्ति है इन चीज़ों को लेकर, और इसके लिए फिर उन्होंने इन्वायरमेंटल क्वालिटी इंडेक्स का भी विकास किया। जैसे आप देखते हैं अभी AQI के बारे में आप सभी ने सुना होगा। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक हो रहा था क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ गया था। तो यहाँ पर पर्यावरणीय गुणवत्ता सूचकांक की बात की जा रही है कि इसका विकास किया गया, जिसके द्वारा पर्यावरण के एटीट्यूड के बारे में भी जाना जा सके, और इस मापनी का व्यापक स्तर पर प्रयोग अभी किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रत्यक्षीकृत पर्यावरणीय गुणवत्ता सूचकांक का भी विकास किया गया है। तो इस तरीके से हमने देखा आज की क्लास में कि एटीट्यूड क्या है, इन्वायरमेंटल एटीट्यूड क्या है, इन्वायरमेंटल एटीट्यूड के कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, निर्धारक हैं, और इसके साथ साथ उनका हम मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।